नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए एडुटेरिया ने जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला है उसका आज हम लोग सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन साथ में रखेंगे और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, तो कृपया उसको लिखते चलिएगा। पहला सवाल है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो सबसे जो पहला धातु था वो था तांबा। लोहा जो है बाद में आया था। कब आया था? तो ये आया था आपका उत्तर वैदिक काल में। कब आया था? उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा का खोज हुआ था, करीब करीब 1000 BC के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा जो था यह था पशुपालन। क्या था? पशुपालन था। अगला सवाल है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो है एक प्रशस्ति मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। और इसके जो लेखक है उनका नाम है हरि सेन। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। और ये जो भारत का नेपोलियन का उपाधि जो है उसको किसने दिया था? तो उसको दिया था आपका V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका भास्कर द्वितीय। इसने जो है लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बलबन। बलबन जो है खुद के लिए जो है जिले इलाही का जो है उपाधि धारण किया था। उसके अलावा जो है बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा भी जो है ये शुरू करवाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा। और तांबे को सिक्के को उस टाइम पे क्या बोलते थे? तो जीतल बोलते थे। ठीक है, और जो सोना का जो सिक्का था उसको क्या बोलते थे? टंका। ठीक है, तो उस समय जो है तांबे का सिक्का का चलन इसलिए किया गया क्योंकि उस समय जो है चांदी का जो है कमी हो गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहार खां लोहानी ने। फरीद कौन है? तो शेरशाह सूरी का ही बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेर खां के बारे में अगर और हम लोग फैक्ट्स देखें तो 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण करता है। उसके बाद 1529 में ही जो है मोहम्मद लोदी की तरफ से घाघरा का युद्ध लड़ता है। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित करता है। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है। और इसी चौसा के युद्ध में जो है शेर शाह की उपाधि धारण करता है। उसके अलावा 1540 में जो है कनौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को फिर से पराजित करता है। ठीक है, उसके अलावा
जो है एक और युद्ध होता है 1545 में, जिसको हम लोग कालिंजर बोलते हैं, कालिंजर का अभियान। इसी कालिंजर अभियान के दौरान जो है तोप के गोले से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है शेरशाह एक बार कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को दांव पर लगा दिया था। ये कथन भी किसका है? शेरशाह का है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके जो है ये सब लिख लेंगे, क्योंकि आपको शेर खां के द्वारा लड़ा गया युद्ध के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम। अंग्रेज़ों का पहला फैक्ट्री कहाँ? मछलीपट्टनम में। उसके अलावा मछलीपट्टनम में जो है डच लोग भी अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। कोची में पुर्तगाली अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। और अगर हम लोग फ्रांसीसी का बात करें, है ना, जो फ्रांस से आए थे, वो लोग जो है सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज को हड़प लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाजिद अली। और ये जो लॉर्ड डलहौजी जो है ये लेकर के आया था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था नाम? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि अगर मान लीजिए कोई राजा है और उसका कोई बेटा नहीं होता है, यानी कि उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उस राज को जो है अंग्रेज़ अपने साम्राज्य में मिला लेगा। इस प्रकार से अंग्रेज़ जो है भारत में अपना एरिया को जो है बढ़ा रहा था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में उस राज को अपने में मिला लिया। और ये किसके टाइम पे आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। एक और था सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस जो था, जिसको सहायक संधि बोलते हैं, ये किसके टाइम पे आया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आया था। और ये सहायक संधि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसली स्टेट है और अंग्रेज है, दोनों में ये संधि होता है, तो इस संधि के तहत क्या होता है कि अंग्रेज जो अपना सेना जो है उस प्रिंसली स्टेट को सुरक्षा के लिए लगाएगा, बदले में वो प्रिंसली स्टेट क्या करेगा? अंग्रेज को पैसा देगा। अगर प्रिंसली स्टेट अंग्रेज को पैसा नहीं दे पाता है तो अंग्रेज क्या करेगा? उसका राज्य में से थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन जो है अपने कब्जे में कर लेगा। तो ये था आपका सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले जो है हैदराबाद द्वारा साइन किया जाता है, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसमें सबसे पहले सतारा को अपने कब्जे में किया जाता है। तो इसमें जो है आप लोग इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रैयतबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका मुनरो एवं रीड, है ना। ये थे आपके रैयतबारी बंदोबस्त के जनक। अगर हम लोग अंग्रेज का भू राजस्व नीतियाँ देखें तो उसमें जो है 3 प्रकार के हमको नीतियाँ देखने को मिलती है। तो पहला था आपका अस्थाई बंदोबस्त, जिसको क्या बोलते थे? ज़मींदारी बंदोबस्त भी बोलते थे। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर आया था। यानी कि इस बंदोबस्त में जो है ज़मींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया और उसी से जो है अंग्रेज़ लगान वसूलते थे। उसके अलावा ये रैयतबारी तो हो गया। रैयतबारी के जनक कौन थे? मुनरो एवं रीड। इसमें क्या था कि रैयत मतलब होता है किसान, मतलब किसान को ही भूमि का मालिक बना दिया गया, उसी से लगान वसूला जाता था। और एक होता है महालबारी बंदोबस्त। तो महालबारी बंदोबस्त के जनक थे हॉल मैकेंजी। इसमें क्या होता है कि महाल मतलब होता है गाँव, पूरे गाँव पे एक लगान फिक्स कर दिया गया और पूरा गाँव मिल करके वो लगान जो है अंग्रेज को देगा। तो ये था आपका भू राजस्व नीतियाँ। इसमें एक और सवाल बनता है कि अगर ऐसा बोल दिया जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त यानी कि जमींदारी बंदोबस्त जो है कहाँ कहाँ लागू हुआ था, तो ये होता है आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, रैयतबारी कहाँ कहाँ हुआ था? तो मद्रास और बॉम्बे में। और ऐसे ही क्या होता है, महालबारी भी होता है। तो महालबारी जो है ये आपका हो जाएगा संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के हिस्से में जो है इसको लागू किया गया था।
तो ये हो गया आपका भू राजस्व नीतियाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 57वीं क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। इसमें जो है आप लोग एक तथ्य और याद रखेंगे कि 57 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिस्कॉट पाल्मस्टन थे। कौन थे? बिस्कॉट पाल्मस्टन। और उस समय अगर हम लोग भारत का गवर्नर जनरल देखें तो कौन थे? कैनिन, लॉर्ड कैनिन। और ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था? तो विक्टोरिया था। ये भी हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था? तो वहाँ पर 3 कट्ठिया पद्धति चलता था, यानी कि 20 कट्ठे ज़मीन में आपको 3 कट्ठा ज़मीन पर नील का खेती करना होता था। ठीक है। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है पहली बार जो है राजकुमार शुक्ला जी जो है गांधी जी को आमंत्रित करते हैं चंपारण आने के लिए और वहाँ के किसानों का हालत देखने के लिए। ठीक है। उसके अलावा 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। और फिर 1918 में ही क्या होता है? खेरा सत्याग्रह होता है। तो जो चंपारण सत्याग्रह था ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। उसके अलावा 1918 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है ये गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक था। और जो खेरा सत्याग्रह होता है जो कि 1918 में होता है यह गांधी जी का पहला नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह था। ठीक है, अभी इतना ही याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। तो ये चौरा चौरी कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है, गोरखपुर ज़िला में चौरा चौरी एक थाना था जिसको जो है उग्रभीर जो है उसमें आग लगा देता है जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। फिर गांधी जी जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड के बाद ही गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, ये मुंबई के जो है एक स्कूल था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, वहाँ पर हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, डफरिन उस समय का वायसराय था। और इसमें एक और फैक्ट होता है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ग्लैडस्टोन। ठीक है, कौन था? तो ग्लैडस्टोन। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, कब बनाए थे? 1876 में। इसमें एक और नाम आता है आनंद मोहन बोस का। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। आगे है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका कृष्ण कुमार मित्र। जैसे कि आपको पता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था कब? 1905 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 में। तो इसी विभाजन के विरुद्ध जो है स्वदेशी आंदोलन कहाँ चलता है? बंगाल में। तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन के समय का बात है, ठीक है। इसी स्वदेशी आंदोलन में जो है कृष्ण कुमार मित्र जो है यह सुझाव देते हैं कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ठीक है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1906 में। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इसी को बाद में जो है अभिनव भारत के नाम से जाना गया। अगला सवाल, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी एक वर्ष में स्वराज का नारा देते हैं। और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1920 से लेकर के 1922 के बीच चला, ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन में जो है विदेशी वस्त्रों का जो है एक तरीके से होली जलाया गया था। तो इसी बात को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कहा था, क्या कहा था? निष्ठुर बर्बादी कहा था, है ना। विदेशी वस्तु को जो होली जलाया जा रहा था उसको क्या कहा था? निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। कौन दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका जे.बी. कृपलानी, ठीक है। जे.बी. कृपलानी ही जो है क्या होते हैं? भारत के विभाजन समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। पैथिक लॉरेंस के अलावा जो है इसमें दो और सदस्य थे जिनका नाम था सर क्रिप्स और ए.बी. एलेक्जेंडर, ठीक है। 3 लोगों का ये जो था कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और बाकी 2 लोग क्रिप्स एवं ए.बी. एलेक्जेंडर, ठीक है। कब आया था? 1946 में आया था, 24 मार्च को, ठीक है। 24 मार्च 1946 को ये लोग भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो इनको रखा गया था कहाँ पे? आगा खां पैलेस में, ठीक है। आगा खां पैलेस में गांधी जी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था। इसके अलावा अगर पूछेगा जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखा गया था, तो अल्मोड़ा जेल में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी क्या चीज़ का नारा देता है? करो या फिर मरो का नारा, डू या डाई, डू और डाई का नारा जो है गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही देते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे को। और जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये 1940 में शुरू किया गया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। और पूछेगा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसका जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये सेकेंड सत्याग्रही थे, जबकि विनोबा भावे कौन थे? प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो कब किया गया था? 1940 में किया गया था। कब किया गया था? 1940 में, ठीक है।
और ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था ना। लाहौर अधिवेशन है, लाहौर में बेसिकली जो है 1940 में जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में 1940 में होता है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है अध्यक्ष होते हैं और इसी अधिवेशन में जो है पाकिस्तान का मांग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। तो ये हो जाएगा आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, है ना। सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं, इन्होंने ही घोषित किया था। अगला सवाल है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था। तो मोतीलाल नेहरू ने, एमएल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक, और खिलाफत आंदोलन देखें तो उसमें अली बंधु का नाम आता है। एक का नाम होता है मोहम्मद अली और एक का नाम होता है शौकत अली। ठीक है, एक खिलाफत कमेटी भी बना था। तो खिलाफत कमेटी में कौन कौन लोग थे? मौलाना आज़ाद भी थे, अफजल खान थे और हसन मोहानी भी थे। ठीक है, तो ये सब भी जो है हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय था, जिसका नाम है लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो इंदौर में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 2023 में ही हुआ है। ये करेंट अफेयर्स का सवाल है। कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। ठीक है, और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, ठीक है, उसी को याद में जो है हम लोग हर एक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इस बार कहाँ इसका आयोजन किया गया? इंदौर में किया गया। ठीक, और इस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे ये गुयाना नाम का जो देश है, ठीक है, उसके राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि यही थे। ठीक है, उसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो यह कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक, नेक्स्ट है द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका मिशेल ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो शरत कमल अंचत जी हैं ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवंबर 1922 को डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। पहले इसको होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। कौन सा एयरपोर्ट? होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। नया नाम क्या है? डोनी पोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया। तो यह अभ्यास जो है कहाँ किया गया? तो यह किया गया आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। और ये द्विवार्षिक है। ठीक है, किसके किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है।
सैन्य अभ्यास हमारा देश अलग अलग देशों के साथ करते रहता है, जो सबका अपना अपना नाम होता है। तो इसमें डस्टलिक जो है भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास होता है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपको शिव शंकरी को, और ये कौन है? ये है तमिल लेखिका, ठीक है। किस बुक के लिए दिया गया? पहला तो ये याद रखिए कि ये कौन है, तमिल लेखिका है, और उनका बुक का नाम है आत्मकथा है बेसिकली, है ना, जिसका नाम है सूर्यवंशम, ठीक है। क्या नाम है? सूर्यवंशम, ठीक है। इसके लिए जो है उसको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की है, जिसको तुर्की बोलते हैं, तुर्की पहले तुर्की था, अब हो गया तुर्की है, और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। अगला सवाल, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समान लवणता को। देखिए इसमें क्या है, आइसो और हेलाइन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, क्या होता है? सेम। और ये जो हेलाइन है इसका मतलब होता है सैलिनिटी, यानी कि लवणता, ठीक है। तो आइसोहेलाइन का मतलब क्या हो जाएगा? समान लवणता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है। धरती के बाद मंगल आता है, बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह आता है। आगे बढ़ते हैं कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप जो है इसका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो संतोष ट्रॉफी होता है, ठीक है, क्या होता है? संतोष ट्रॉफी, यह भी फुटबॉल से ही संबंधित है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान जो है उसके साथ हो जाएगा आपका सिक्किम, तो एक सिक्किम हो गया। इसके अलावा एक बंगाल है, तो दो हो गया, ठीक है। उसके अलावा आसाम भी जो है यह सीमा साझा करते हैं, और उसके अलावा एक है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। तो कितना हो गया? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल, तो ये हो गया आपका 4। तो 4 स्टेट जो है ये क्या करती है? सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? जलवाष्प यह है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है, पूछा है कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यवाटा। यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। भोजन यानी कि फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके अलावा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना ज़रूरी होता है, और सूर्य का प्रकाश भी होना ज़रूरी होता है। तो ये सब मिलता है तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो ये हो जाएगा आपका कूटपाद, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो यहाँ पर जीभ दिया हुआ है और ये फिर इसका श्वसन अंग दिया हुआ है। तो मछली किससे करता है? गिल्स से करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको नहीं पता है, बाकी का नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पहले चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन ए जो है, ए का 3 सबका दिया हुआ है, तो बाकी ऑप्शन भी जो है हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेढक होता है ना, ये स्किन से कर लेता है जब पानी में रहता है। ठीक है, या फिर जब ज़मीन पे रहेगा ना, तो उसके पास भी क्या होता है, लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स, फेफड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद तिलचट्टा जो है ये आपका ट्रेकिया से सांस ले लेता है और लिजार्ड जो है यह फेफड़ा से सांस ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे वहाँ पर भी हम बता ही दिए। आगे है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो विसरण के द्वारा जो है यह होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना? असत्य कथन को ढूंढना है। तो एक्सॉन के चारों ओर घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, एकदम बिल्कुल सही है। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पश्च मस्तिष्क नहीं होगा, अग्र मस्तिष्क होगा, और यही गलत है। तो पूछा क्या था, कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है उसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है वह 5 पिंडों में बटा होता है, बाकी यह भी सही है और यह भी सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। ठीक है, यह अग्र मस्तिष्क का भाग है जो कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। अगला है कि अलैंगिक जनन विधि है। अलैंगिक जनन विधि है तो विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया और क्या हो गया, बीजाणु जनन हो गया। यह सभी क्या है, अलैंगिक जनन विधि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि परागकोश पाए जाते हैं, तो परागकण में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? तो ये होता है आपका वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला सवाल है कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो मापन का इस्तेमाल जो है, मापन क्यों करते हैं? तुलना करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं, क्या दिया हुआ है, जो दूरी है ये आपका समय का क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो जो दूरी होता है ये क्या होता है, समय गुना चाल, है ना, चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। तो दूरी और समय समानुपाती है, यानी कि चाल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चाल कांस्टेंट होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दूरी और समय क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना, वस्तु का वेग क्या है, एक समान है। अगला सवाल है, जड़त्व का गुण, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण क्या होता है, समान होता है, एक्सेलरेशन समान होता है। अगला सवाल है
किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नैप्थलीन हो गया, सूक्ष्म बर्फ हो गया। ठीक है, अगर उसको हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट न होकर के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? ठीक है, तो आर्सेनिक क्या है? तत्व है। और पीतल कांसा स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। अगला सवाल है कि कैथोड रे में क्या उपस्थित होता है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या। मूलभूत कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो 6 है ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना क्या होगा? प्रोटॉन भी होगा। तो प्रोटॉन भी 6 है। और ये जो 14 लिखा हुआ ये होता है आपका मास नंबर। और जो मास नंबर होता है ये किसका बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। किसका होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है ये होता है मास नंबर, जो कि 14 दिया हुआ है। और प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जो कि 6 दिया हुआ है। तो 6 + n = 14। तो n = क्या हो जाएगा? 14 - 6 यानी कि 8। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी क्या है? 6 है। तो 6 + 6 12, 8 20। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, 20। मूलभूत कणों की संख्या कितना है? तो 20 है। आगे बढ़ते हैं कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में जो है क्या होता है? पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो होता है बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। उसको जैसे ही हवा में लेकर के आएंगे तो उसमें क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा, जलने लगेगा। इसीलिए उसको सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोवध पर निषेध। ठीक है, गांधी जी के दर्शन पर आधारित संविधान के नीति निर्देशक तत्व में जैसे कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इस सब पे बल देते हैं। तो गोवध का निषेध क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। ठीक, तो राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल लगा सकता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352। फिर होता है एक राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 360। तो वित्तीय आपातकाल अपने भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री तो सदस्य होता है, वित्त मंत्री भी होता है, राष्ट्रपति जी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 350 ए। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो इसका सही जवाब है लोक लेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो 15वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। आगे बढ़ते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो लोक स्वास्थ्य जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 प्रकार का सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट, यह किसके बराबर होगा? तो यह होगा आपका निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो देखिए पहला जो है यह 1951 से 56 के बीच आया था, पंचवर्षीय योजना है ना, तो यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा 56 से 61 यह भी सही है, और तीसरा 61 से 66 यह भी सही है। फिर चौथा लिखा हुआ है 66 से 71, यह बिल्कुल गलत है। चौथा वाला जो है यह आया था 1969 से 74 के बीच में। ठीक है, तो 66 से लेकर के 1966 से लेकर के 69 के बीच वाले पीरियड को हम लोग प्लान हॉलीडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लान हॉलीडे, है ना। इस बीच में जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आता है, क्योंकि इंडिया जो है चाइना के साथ युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, इसीलिए इस दौरान कोई भी जो है पंचवर्षीय योजना नहीं लाया जाता है। अगला सवाल है कि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 2.98 हो जाएगा। ठीक है, 2.98 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बजट और आर्थिक सर्वेक्षण लेटेस्ट वाला देख करके जाइएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के सवाल में वहाँ से भी कुछ सवाल रहेंगे। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जीएसडीपी कहते हैं, की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये है आपका 10.98%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत जो है किस देश के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, कितना है? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम अफ़गानिस्तान। ठीक है, कितना है? 106 किलोमीटर। इंडिया जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जो है अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत को हम लोग 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं मुख्यतः। सबसे नॉर्थ में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद आइएगा तो मैदान मिलेगा, विशाल मैदान। फिर नीचे जाइएगा तो प्रायद्वीपीय पठार, फिर एक तट और द्वीप है ना। तो इस प्रकार से 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ स्थित है? नेपाल में है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट का अगर हम लोग हाइट देखें तो 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है? तो ये अपने बिहार के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। समुद्री चक्रवाती तूफान तौते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो अरब सागर में। ठीक है, और यह जो है गुजरात तट से टकराया था। ठीक, अगर मान लीजिए ये इंडिया है, इधर क्या है? अरब सागर, इधर क्या है?
बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो यह हो जाएगा आपका पशुपालन के साथ साथ शस्य उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। अगला सवाल है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? तो कोयला है, ठीक है। कोयला से जो है हम लोग 51.3% बिजली जो है कोयला से ही बनाते हैं। थर्मल एनर्जी जो है कहाँ से आता है? कोयला से आता है, ठीक है। और इसका हिस्सेदारी कितना है? 51.3%, ठीक। नेक्स्ट है कि तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग जो होता है यह उसके ताप का सूचक होता है। अगला सवाल, दिन और रात जिस कारण से होते हैं वह है? तो दिन और रात जो है यह रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अर्थ दो प्रकार का मोशन करता है। एक जैसे मान लीजिए अर्थ है, अपने एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, ये झुका हुआ है कुछ, है ना। अगर ये एंगल देखेंगे तो ये 66.5 डिग्री है। अगर ये एंगल देखेंगे तो 23.5 डिग्री है ना। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, कहाँ से कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इसीलिए जो है हमको सन ईस्ट टू वेस्ट दिखाई पड़ता है, ठीक। तो रोटेशन के कारण से क्या होगा? जैसे मान लीजिए इधर सन है तो सन का लाइट इधर आएगा, ठीक है, और ये रोटेट करेगा। तो एक कभी यहाँ पर दिन होगा, रोटेट करके ये पीछे चला जाएगा तो यहाँ रात हो जाएगा, फिर यहाँ दिन हो जाएगा, ठीक है। तो दिन और रात जो होता है यह रोटेशन के कारण से होता है। और एक होता है रिवोल्यूशन, ठीक है। क्या होता है? एक रिवोल्यूशन। तो मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है। तो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में जो है अपना प्यारा अर्थ जो है क्या होता है? घूम रहा होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। और रिवोल्यूशन के कारण से क्या होता है? सीजन परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके अलावा ये अपने एक्स पे क्या है? झुका भी हुआ है। तो टिल्टेशन और रिवोल्यूशन, इसके कारण से सीजन में परिवर्तन होता है। तो दो प्रकार का मोशन हो गया, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन से दिन और रात होता है, और रिवोल्यूशन और टिल्टेशन से क्या होता है? सीजन में परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे बढ़ता है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में 54 गो देश है। यूरोप में कितना है? 49 है। और एशिया में क्या है? 48 है। दक्षिण अमेरिका में जो है 12 गो देश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल हो जाएगा, है ना। अगर इंडिया देखें तो यहाँ पर केरल बसा हुआ है, ठीक है। और इधर से ही क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो सबसे पहले केरल में ही जो है मानसून का आगमन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूं के उत्पादन से। और ये कब के समय का बात कर रहे हैं? तो 1967 के समय जो है हरित क्रांति हुआ था, गेहूं से संबंधित है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना है? 97। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क, है ना, इको से ही संबंधित, इको से पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है? तो यह हो जाएगा आपका 5 जून, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके 100, है ना, समान अध्ययन के प्रश्न, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 20 प्रश्न मैथ और रीजनिंग का दिया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं?
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बीपीएससी सॉल्यूशन। ठीक है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।